अच्छा, तो हम सबको सल्तनत उस्मानिया के बारे में तो पता है ना? ये एक बहुत बड़ी इस्लामिक सल्तनत थी जिसने यूरोप को हिला के रख दिया और काफ़ी 100 सालों के लिए हुकूमत की। लेकिन इस सल्तनत की एक ख़ुसूसियत ये थी, इसको काफ़ी देर तक इस्लाम का खलीफा माना जाता था और इसका जो सुल्तान होता था या जो बादशाह होता था, दुनिया भर के मुसलमान उसकी तरफ देखते थे रहनुमाई के लिए और जो वो कहता था, लोग उसको मानते थे। और यही केस था बरसगीर में पाए जाने वाले मुसलमानों का भी। और अब आप बताएं, गेस करें कि कौन थे वो लोग जिन्होंने इस रिलेशनशिप को बारीकी से देखा, समझा और फिर अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया बरसगीर में। फिर आपने सोचा है कि ये अंग्रेज़ थे, ब्रिटिश? ठीक पहुंचे। अंग्रेज़ों ने सल्तनत उस्मानिया का जो इन्फ्लुएंस था बरसगीर के मुसलमानों के ऊपर, इसको बहुत दफ़ा अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। मेरे पास आज ऐसी 3 मिसालें हैं जहाँ पे वो कोशिश करते हैं बरसगीर की पॉलिटिक्स में दखल देने की ताकि ब्रिटिश को फ़ायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा और खुश आमदीद तारीखी टेल्स पे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं ऐसा कंटेंट बनता रहे, आप मेरी मदद कर सकते हैं मेरे दिए गए लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेट्रियन पे जाके। अच्छा, अब इस स्टोरी में जाने से पहले सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है बैकग्राउंड। ठीक है, अब हम सबको पता है कि सन 1500 के बाद से मुगलिया सल्तनत मेजॉरिटी बरसगीर के ऊपर हुकूमत करती थी, लेकिन और भी बहुत सारा छोटी छोटी रियासतें थी और ये सब बदल जाता है 18वीं सदी में जाके, जब एकदम नए प्लेयर्स आ जाते हैं जैसे कि मराठास, जैसे कि ब्रिटिश, सिखों की सल्तनत शुरू हो जाती है पंजाब में और जो मुगलिया सल्तनत थी वो एक बहुत छोटी सी रियासत बन के रह जाती है, दिल्ली तक महदूद। और क्योंकि अंग्रेजों ने मुसलमानों को हराया होता है जंग में बहुत दफा, तो ये चीज़ मुसलमानों को बरसगीर की जो सोशल हायरार्की होती है उसमें एक कम तर दर्जे पे रख देती है और ये चीज़ मुसलमानों के दिलों पे जाके लगती होती है और वो रहनुमाई के लिए ज़्यादा देखने शुरू हो जाते हैं सल्तनत उस्मानिया के खलीफा की तरफ। सबसे पहली दफ़ा जो कि तारीख में सल्तनत उस्मानिया अमल दखल देती है बरसगीर की पॉलिटिक्स के अंदर, वो था टीपू सुल्तान का दौर। और टीपू सुल्तान में वो कैसे देती है, इस सब चीज़ों के ऊपर मैंने एक्चुअली बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई है जो कि आप जाके देख सकते हैं इधर दिए गए लिंक के ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ आपको बस हल्का सा बता देती हूँ कि मैसूर की रियासत जो कि टीपू सुल्तान की रियासत होती है और सल्तनत उस्मानिया के बीच में बहुत देर से बातचीत चल रही होती है। टीपू सुल्तान एक वक्त में 900 लोग वहाँ भेजता है कल्चरल एक्सचेंज के लिए और भी नेगोशिएशंस के लिए और साथ ही साथ उनसे मदद भी मांगता है। लेकिन 10 साल बाद इस सारी चीज़ के सल्तनत उस्मानिया का नया बादशाह सुल्तान सलीम टीपू सुल्तान को ख़त लिखता है और उसे कहता है कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ना लड़ें। वो ऐसा क्यों कहता है, टीपू सुल्तान आगे से क्या कहता है, क्या होता है, ये सब कुछ मैंने बहुत डिटेल में बताया अपनी पिछली वीडियोस में, तो आप वो जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देती हूँ। ठीक है, मैं सीधा जाती हूँ अब अपनी दूसरी मिसाल के ऊपर और ये अमल दखल होता है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान 1857 में। अब इस मिसाल के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि 1853 में कुछ साल पहले ही एक और जंग चल रही होती है एक आलमी सतह पे। वो जंग होती है क्रिमियन वॉर। एक तरफ होता है रशिया और एक तरफ होते हैं ऑटोमन्स और ऑटोमन्स की मदद करते हैं ब्रिटिश, फ्रेंच और सार्डिनिया और ऑटोमन ये जंग जीत जाते हैं क्योंकि अंग्रेज़ों ने सल्तनत उस्मानिया की इतनी मदद की होती है उस जंग में। तो ये अब इस चीज़ को ना बहुत बढ़ा चढ़ा के इंडियन मुसलमानों के सामने लेके आते हैं कि भाई देखो, हमने तुम्हारे सुल्तान की मदद की, हम उनके दोस्त हैं, हम उनके भी खैर ख्वाह हैं और आप लोगों के भी। तो वो इस चीज़ को ना काफ़ी बढ़ाते हैं, इस मार्केटिंग टाइप चीज़ को बरसगीर के अंदर, और साथ ही साथ वो इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए सल्तनत उस्मानिया के ऊपर भी प्रेशर डालते हैं अपनी कुछ बातें मनवाने के लिए। तो अब जब ये जंग छिड़ती है 1857 में, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके अंदर जो अंग्रेज़ हैं पहले तो वो इजाज़त लेते हैं सल्तनत उस्मानिया के बादशाह से कि वो इजिप्ट के ज़रिए अपने बंदे, अपनी फ़ौज लेके आ सकें इंडिया, और ताकि वो इस बगावत को, जिसको वो बगावत कहते हैं, उसको कुचल सकें। और साथ ही साथ वो सुल्तान से एक फतवा किस्म का लेते हैं कि इंडियन मुसलमान इस जंग में हिस्सा ना लें। तो जब सुल्तान ये डिक्लेरेशन दे देता है तो वो इस चीज़ को बरसगीर में बहुत फैलाते हैं, वो प्रिंट करके जगह जगह लगाते हैं, वो हर मस्जिद से ऐलान करवाते हैं इस बात का कि सल्तनत उस्मानिया का बादशाह इंडियन मुसलमानों को ये हिदायत दे रहा है वो इस आज़ादी की जंग में ना पड़ें। और ये चीज़ काम करती है, मुसलमान साइड पे हट जाते हैं इस पूरी चीज़ से और बिलाखिर हम सबको पता है कि ये चीज़ कुचल दी जाती है। अब एक और मसला नज़र आता है इस पूरी चीज़ में।
उस ज़माने में रैडक्लिफ नामी एक बंदा अंग्रेज़ों की तरफ से इस्तांबुल के कोर्ट में लगा होता है एम्बेसडर, और वो बताता है कि खलीफा बेसिकली ये कहता है, मैं यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन लगाती हूँ स्क्रीन पे, वो बेसिकली ये कहते हैं कि सगीर के मुसलमानों को ये सोचना चाहिए था कि अंग्रेज़ों ने हमारी कितनी मदद की है क्रीमियन वॉर में, और अब इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में कोई दुश्मनी नहीं है। अब हाँ, ज़ाहिरी बात है, हमें ये तो नज़र आ रहा है कि किस तरह इंडियन मुसलमानों के जज्बात को और रिलीजियस जज्बात को मैनिपुलेट करके इस्तेमाल किया जा रहा है अंग्रेज़ों के ज़रिए, अंग्रेज़ों के अपने मुफाद के लिए। लेकिन एक और चीज़ भी नज़र आती है कि सल्तनत उस्मानिया के बादशाह के दिमाग में भी और यहाँ के मुसलमानों के दिमाग में भी जो अंग्रेज़ों ने मदद की उन सल्तनत उस्मानिया की क्रीमियन वॉर में, उसकी कीमत बड़े सगीर के मुसलमान अदा करेंगे अंग्रेज़ों से ना लड़के। तो ये एक बहुत अजीब सी चीज़ सामने आती है, और इसकी एक एक्चुअली मिसाल है। एक हैदराबाद का प्राइम मिनिस्टर होता है सलार जंग, वो लिखता है, और इसका भी मैं टेक्स्ट आपको इंग्लिश में स्क्रीन पे लगाती हूँ और उर्दू में बताती हूँ। वो यही कहता है कि मेरे बाप दादा ने हमें यही बताया था कि अगर हम अंग्रेज़ों के आगे आज़ादी के लिए नहीं लड़ेंगे तो इस तरह सल्तनत उस्मानिया के ऊपर जो कर्जा है अंग्रेज़ों का, जहाँ उन्होंने उसकी मदद की, वो हम अदा कर देंगे। तो एक बहुत अजीब सी बात और एक अजीब सी इक्वेशन निकलती है, जहाँ पे उन सब के फ़ायदे के लिए बड़े सगीर के मुसलमानों को कीमत अदा करनी पड़ रही है। और इस कीमत अदा करने में नुकसान किसका है? सिर्फ किसका था? उन मुसलमानों का, उन सब इंडियंस का जो कि बड़े सगीर में रहते थे, उन सब लोगों का। अब ये लेके आती है मुझे हमारी तीसरी एग्जाम्पल के ऊपर, और वो होती है सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान जाता है इंग्लैंड एक दौरे पे, और ये होता है 1867 में, तकरीबन 10 साल बाद। वहाँ जाता है, इसको बहुत आलीशान वेलकम दिया जाता है, खाने रखे जाते हैं, दावतें रखी जाती हैं और बड़ा अच्छे से ट्रीट किया जाता है। और बाद में पता ये चलता है कि इस सारे आलीशान वेलकम का जो खर्चा था वो किसने उठाया? इंडियन ऑफिस ने, इंडियन रेवेन्यू ऑफिस ने। और ब्रिटिश का ये कहना था कि हाँ, ज़ाहिरी बात है, अब इन इंडियन मुसलमानों के लिए ही तो हमने इनके खलीफा को इतना ऑनर दिया और हमने इनको इस तरह खुशामदीद दी, तो उन्हीं को खर्चा उठाने की ज़रूरत थी। और ये सारा कुछ शायद एक तरीके से शायद ठीक भी होता अगर बड़े सगीर में सब कुछ ठीक ठाक होता और कोई मसला ना होता। उसी दौरान ओरिसा के अंदर असल में कहत चल रहा था और बहुत सारे लोग अपनी जान खो बैठे उस कहत की वजह से। और इंडिया में जब पता चला कि इस हद तक खर्चा किया है इंडियन रेवेन्यू ऑफिस ने, जो कि एक भी रुपया नहीं निकाल रहा था ओरिसा के कहत के लिए और उन लोगों के जिनको खाने पीने की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे भी काफ़ी अखबारात में इसके ख़िलाफ़ बात की गई कि ऐसे क्यों किया इन्होंने और ये गलत था। इसी तरह की हरकतें करके अंग्रेज़ जो हैं वो मुसलमानों के बीच में, वहाँ रहने वाली बाकी कौमों के बीच में लड़ाई भी पैदा कर देते थे, क्योंकि बाकी जो बड़े सगीर के लोग थे उनके नज़रिए में इंडियन मुसलमान थे, उनकी वजह से इंडियन रेवेन्यू ऑफिस ने वहाँ पैसे दिए और यहाँ नहीं दिए। तो ये थी हमारी तीसरी मिसाल, जहाँ पे सल्तनत उस्मानिया बड़े सगीर की पॉलिटिक्स में अमल दखल देती है। और ऐसे नहीं है कि यहाँ मिसालें ख़त्म हो जाती हैं, इसके बाद और बहुत ज़्यादा छोटी छोटी मिसालें हैं और ये चीज़ काफ़ी देर तक चलती है। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीकी में जाने वाली चीज़ें हैं, अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए लिंक के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सोर्सेज हैं, आप वहाँ जाके इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।